Hello student, welcome to the NCERT series of geography. Chapter name is Minerals and Energy Resources. हम लोग ऑलरेडी 3 पार्ट कवर कर चुका है, ठीक है। लास्ट पार्ट 3 में हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज फ्रॉम विच द मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन्ड. Mineral can be obtained, are generally formed or occur in the following ways. पहला, मिनरल्स को हम लोग वीन्स और लोड के फॉर्म में मिल सकता है, हमको बेड्स और लेयर के फॉर्म में मिल सकता है. डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स जब होता है, जब रॉक्स जो हमको हमारे नेचर में होता है उसका टाइम के आगे बढ़ने से वो क्या होता है, उस रॉक का भी डिकम्पोजिशन होता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट लेके आती है ना, अपने अपने साथ जो मलबे लेके आती है उसमें से हमको मिनरल्स मिल सकते हैं. पांचवा ओशियन वाटर है. तो हम पहले इसको डिटेल में समझने के पहले हमको रॉक साइकिल के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, ठीक है. तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, अगले स्लाइड में रॉक साइकिल के बारे में. रॉक साइकिल पढ़ने का मतलब यहाँ पर है कि हमको रॉक के बारे में पढ़ना है. रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं? इग्नियस रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं. इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है? इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है मैग्मा से. मैग्मा क्या होता है? हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे मोल्टेन मेटल्स पाए जाते हैं, मोल्टेन सब्सटेंस पाए जाते हैं. ये मैग्मा क्या होता है? ये रास्ता खोजते खोजते हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर आता है, ठीक है. जब ये मैग्मा हमारे अर्थ सरफेस के पास पहुंचता है तो ये क्या करता है, फ्लो करने लगता है हमारे अर्थ सरफेस पे. और टाइम के हिसाब से, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है, ये मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. लगभग हम कह सकते हैं 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा, 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है. तो ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कोल्ड होने की वजह से ये क्या होता है, यहाँ पे जमने लगता है, सॉलिडिफाई होने लगता है. सॉलिडिफाई, है ना. सॉलिडिफाई होते होते ये क्या करता है, एक हमारे माउंटेन के फॉर्म में शेप ले लेता है. तो हमको यहाँ से ये भी पता लग गया कि माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है. मैग्मा अर्थ के ऊपर आता है और अर्थ के ऊपर आके सॉलिडिफाई होता है, वहाँ से हमको जो रॉक्स मिलते हैं माउंटेन के फॉर्म में उसको हम लोग इग्नियस रॉक्स बोलते हैं. अब इस इग्नियस रॉक का वेदरिंग और इरोजन होता है. हमको मालूम है कि इरोजन क्या होता है, कि ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस. वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग एंड इरोजन लीड टू द ब्रेक डाउन ऑफ जो अपलिफ्टेड सरफेस ऑफ द अर्थ. ये क्या होता है, जो रॉक्स का ब्रेक डाउन होते होता है छोटे छोटे टुकड़े में हो जाते हैं. विथ विंड के एक्शन से क्या होते हैं, ये जितने भी ब्रेक डाउन मटेरियल्स हैं, ब्रोकन मटेरियल, वो का ट्रांसपोर्टेशन होके ये एक जगह पे आके डिपॉजिट होने लगता है. डिपॉजिट होने के बाद वो किस में चेंज होता है? सेडिमेंट के फॉर्म में हो जाता है. सेडिमेंट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे कंकड़ और साथ साथ में मलबे होते हैं रॉक्स के, ठीक है. सॉइल का फॉर्मेशन लेता है. अब ये क्या होता है, लेयर बाय लेयर सॉइल क्या होता है, जमने लगता है, लेयर बाय लेयर फॉर्म होने लगता है. वो उसके बाद क्या होता है, उसका ऊपर से ऊपर के लेयर जो होते हैं रॉक के, नीचे वाले लेयर को क्या करता है, कॉम्पैक्ट करता है, ठीक है. कॉम्पैक्ट उस पर प्रेशर डालता है. प्रेशर होते होते क्या होता है, वो रॉक जो हमको इग्नियर रॉक से जो हमको सेडिमेंट मिलता है उसका सीमेंटेशन होने लगता है. सीमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, एकदम ठोस हो जाएगा, और सीमेंट होगा कि एकदम सॉलिड हो जाएगा, ठीक है. तो वो जब सॉलिड मटेरियल को हम लोग इसको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं. अब ये सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि टेम्परेचर और हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ सरफेस की वजह से वो चेंज हो जाता है किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में.
अब ये मेटामॉर्फिक रॉक का क्या होता है कि अगेन मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से मैग्मा क्या होगा, अर्थ सरफेस के ऊपर आएगा। फिर से माउंटेन बिल्डिंग का फॉर्मेशन होगा। फिर से वेदरिंग और इरोजन होगा। तो इससे हमारा एक साइकिल क्या हो रहा है कि कंप्लीट हो जा रहा है। सबसे पहले इग्नियस रॉक कन्वर्ट होगा सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है, विद द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, इरोजन एंड लिथिफिकेशन, ठीक है। वो यहाँ से सेडिमेंट मिलने के बाद इसका क्या होता है, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन होता है। वो कन्वर्ट कर देता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। फिर से ये सेडिमेंट्री रॉक किस में कन्वर्ट होता है, हमारे मेटामॉर्फिक रॉक में, क्योंकि टेम्परेचर और हाई प्रेशर होने की वजह से ये सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। और धीरे धीरे और टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ अंदर, और प्रेशर भी बढ़ता है। उससे क्या होता है कि मेटामॉर्फिक रॉक जैसे मेल्टिंग होने लगता है उसका। मेल्टिंग होने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्मा में। फिर से ये मैग्मा ऊपर आती है, कूलिंग होती है। कूलिंग से हमको क्या मिलता है, इग्नियस रॉक। तो ये पूरा एक साइकिल कन्वर्ट हो गया। अब देखेंगे कि इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक कैसे दिखते हैं, क्योंकि इसका जानना जरूरी है, तभी हम रॉक्स का बारे में जान सकते हैं और रॉक से मिनरल्स कैसे निकलता है उसके बारे में जानेंगे। अब ये देखिए, सबसे सॉफ्ट रॉक जो कहेंगे उसको हम इग्नियस रॉक कहेंगे। यही क्या होता है, ये प्राइमरी रॉक्स होते हैं, ठीक है। और ये देखो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे दिखता है, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे दिखता है। अब ये देखो कि मेटामॉर्फिक रॉक है, ये बहुत कॉम्पैक्ट और सॉलिड फॉर्म में है। इसका मतलब सबसे हार्डेस्ट रॉक कौन सा होता है, मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें एक टाइप के लेयर लेयर के रूप में क्या होगा, हमारे रॉक्स सॉलिडिफाई होते जाएंगे, कॉम्पैक्शन होते जाएगा और ये सेडिमेंट्री रॉक के रूप में ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वीन्स एंड लोड के बारे में, जो ऑलरेडी हम इसके बारे में बता चुके हैं। वीन्स और लोड जो फॉर्मेशन है किसमें होगा, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में होगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इग्नियस रॉक क्या होंगे और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होंगे। अब जैसे कि हमारे बॉडी में वीन्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे नस पाए जाते हैं पतले पतले, उसी को हम लोग वीन्स बोलते हैं बॉडी में भी। और अर्थ के बीच में देखो ये पतले पतले थिन जो हमको वायर की तरह दिख रहे हैं ना, थिन, है ना, वीन्स के फॉर्म में, देखिए इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वीन्स बोलेंगे। ये जो गोल्डन मटेरियल्स हैं ये क्या है, मिनरल्स हैं, गोल्ड मिनरल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे कि ये किस रॉक में पाएंगे, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये वीन्स जो है ना, जब वीन्स की लेयर और थिकनेस होते जाएगी, थिक होते जाएगी, उसका थिकनेस बढ़ता जाएगा, वो मोटा होगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लोड्स मिल जाए, लोड्स बोल देंगे, ठीक। तो कौन से मिनरल्स हमको मिलेंगे वीन्स और लोड के फॉर्म में, टिन, कॉपर, लेड, जिंक, और ये भी कह सकते हैं गोल्ड भी, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे बेड्स और लेयर के फॉर्म में। बेड्स और लेयर कहाँ देखने को मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में। देख लीजिए ये कितने हैं, ये सारे जो हमको दिख रहे हैं ये बेड्स के फॉर्म में दिख रहे हैं हमको, ठीक है। इसी में क्या होता है कि हमारे मिनरल्स छिपे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि हॉरिजेंटल लेयर में, है ना, बेडिंग्स बनी हुई है, लेयर्स बने हुए हैं। ये सारे क्या हैं, ये सारे मिनरल्स हैं। अब ये जो अ, आदमी है, ये क्या है, मिनरल्स का ही इंस्पेक्शन कर रहा है कि मिनरल्स कहाँ पाए जाएंगे, किस किस टाइप के मिनरल्स बेल्स और लेयर के फॉर्म में मिलेंगे हमको बेटा, है ना। कोल, ठीक है, आयरन और मिल जाएंगे जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट होता है। जिस आयरन का उपयोग कहाँ होता है, इसका यूजेज है हमारे स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। पोटेशियम के रूप में हमको पोटैश मिलेगा, सोडियम सॉल्ट मिलेंगे जैसे कि NaCl, ठीक है। ये सारे मिनरल्स हमको बेड्स और लेयर के फॉर्म में मिलेंगे। नेक्स्ट आएंगे डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, ठीक है। अब क्या होता है कि रॉक्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं और बहुत सालों से प्रेजेंट है। तो धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रोसेस से हमारे रॉक्स का भी डिकम्पोजिशन होता है, आगे। और ये डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स ऑल्सो लीड टू द सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये देखो कि हमारे रॉक्स का यहाँ डिकम्पोजिशन हुआ है। एक्चुअली हम यहाँ पे हम बात करेंगे बॉक्साइट की। बॉक्साइट से हमको एल्यूमिनियम मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन होता है बॉक्साइट से, वो किसके फॉर्म में मिलेगा,
कि जो रॉक डिकम्पोज़ हो जाए, ठीक है? अब यहाँ पे ये रॉक का डिकम्पोज़िशन हो चुका है। मान लो कि हम 4 से 5 टन का बॉक्साइट लेके आते हैं, ओर लेके आते हैं, ठीक है? जब उसका हम माइनिंग करेंगे, बॉक्साइट माइनिंग करेंगे, उसके बाद एल्यूमीना में प्रोडक्शन करेंगे उसका, है ना? ये बॉक्साइट किसमें कन्वर्ट होगा? पाउडर फॉर्म में, जिसको हम लोग एल्यूमीना बोलेंगे। अब देखो 4 से 5 टन हम यहाँ पे बॉक्साइट ला रहे हैं। जब उसको हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो हमको 2 टन ही पाउडर मिल रहे हैं, जिसको हम लोग एल्यूमीना भी बोलते हैं, ठीक है? अब अगेन इसका प्रोडक्शन करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे एल्यूमिना का, तो वो हमको कन्वर्ट करके दे देगा जो एक्चुअल मिनरल्स हैं, जिसको एल्यूमिनियम बोलते हैं। तो यहाँ देखो 4 से 5 टन ऑफ ऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं 2 टन ऑफ एल्यूमिना में, फिर से वो कन्वर्ट होता है 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम में, ठीक है? तो कोई हमसे पूछे कि एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? बॉक्साइट से। अब बॉक्साइट किसके फॉर्म में मिलते हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक के फॉर्म में मिलते हैं। अब ये देखो नेक्स्ट हमारा है एलुवियल डिपॉजिट और प्लेसर डिपॉजिट। अब इसका क्या है कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब हमारा माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस होता है तो उसके साथ साथ वाटर का मूवमेंट होता है, और वाटर क्या करती है? हाइड्रोलिक फोर्स लगाती है किस पे? हमारे माउंटेन्स के रॉक के स्ट्रक्चर पर, ठीक है? और धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारे ये है ना, वैली में जनरेट हो जाते हैं ये, ठीक है? वैली का जनरेशन किसके साथ होता है? पानी के एक्शन से होता है, ठीक है ना? माउंटेन के इरोजन से होता है, ठीक है? अब क्या होता है कि जो वाटर होता है अपने साथ बहुत सारे मलबे, जिसको हम लोग सेडिमेंट बोलते हैं, उस मलबे में सेडिमेंट में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? अब पानी अपने साथ उसको अपने साथ पानी लाती है सेडिमेंट को, इरोजन करते हुए उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर से जो वैली का जो माउथ होता है, ठीक है? जो वैली का फुट होता है उस पे वो आके डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है? उसी डिपोजिशन पे उसी डिपॉजिट मटेरियल्स को ये आदमी क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है, ठीक है ना? उसके बाद उस जो मलबे में से वो गोल्ड का माइनिंग कर रहा है, ठीक है? बहुत डेंजरस होते हैं ये, क्योंकि मिनरल्स में बहुत सारे पॉइजनस गैसेस भी पाए जाते हैं, जिसके लिए ये इनकी हेल्थ कंडीशन भी खराब हो जाती है, ठीक है? तो हमको एलिवेल डिपॉजिट से क्या मिलेंगे? गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम, जो प्रीशियस मेटल है उसको कहाँ से मिलते हैं हमको? एलिवेल डिपॉजिट से। मतलब क्या कर सकते हैं कि पानी के साथ मिले हुए सेडिमेंट्स में जो हमको मिनरल्स मिलते हैं उसको गोल्ड, सिल्वर और टिन प्लैटिनम के रूप में मिलते हैं, जो जिसको हम लोग एलिवेल डिपॉजिट और प्लेसर डिपॉजिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ओशियन वाटर में। अब ओशियन वाटर बहुत गहरा होता है, लगभग देखते हैं 11-12 किलोमीटर गहरा होता है। तो जो मिनरल्स हमको ओशियन वाटर से मिलते हैं उसी को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? अब ओशियन का फ्लोर होता है नीचे, उस पर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है? उस प्लांट और ओशियन बेड्स पे बहुत सारे मैग्नीज नोड्यूल्स मिलते हैं, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना ब्लैक कलर के, ये सारे क्या है? मैग्नीज नोड्यूल्स हैं, ठीक है? इस मैग्नीज नोड्यूल से हमको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम मिलेंगे, ठीक है ना? ब्रोमीन मिलेंगे, ठीक है ना? इस मैग्नीज नोड्यूल से हम मैग्नीशियम और ब्रोमीन का माइनिंग कर सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कि इंडिया में फिजियोग्राफिक डिवीजन्स बहुत सारे हैं, ठीक है? एक्चुअली देखा जाए कि 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में इंडिया को डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे कि मिनरल्स इंडिया के किस किस पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है? अब देखा जाए कि मिनरल्स इंडिया का एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए मिनरल्स हर एक जगह पे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना? मिनरल्स का जो प्रेजेंस है वो अनइवन है, ठीक है? कहीं एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, किसी एरिया में कम पाए जाएंगे। जैसे कि मान लो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड का कुछ पार्ट, अपर झारखंड है जो नॉर्थ झारखंड है,
वहाँ पे मिनरल्स का फॉर्मेशन कम होता है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स है, वहाँ पे ज़्यादातर हमको वही मिनरल्स मिलेंगे जो हमको रिवर्स में मिलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स आर नॉट गुड फॉर मिनरल्स। अगर राजस्थान एरिया देखें, राजस्थान डेजर्टेड एरिया है, वहाँ पे हमको नॉन फेरस मिनरल्स मिलेंगे जिसमें आयरन की प्रेजेंस कम हो। ठीक है। अब गुजरात और आसाम एरिया देख लेंगे। गुजरात हमारा वेस्टर्न मोस्ट रीजन है और आसाम हमारा लगभग ईस्ट रीजन में पड़ता है। तो ये दोनों रीजन में हमको सेडिमेंट्री रॉक बहुत सारे पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है। इस सेडिमेंट्री रॉक्स में हमको पेट्रोलियम डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है। पेट्रोल्स भी क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। किसके फॉर्म में मिलते हैं, क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल का माइनिंग की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है, तो हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, है ना। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हो गया, पेट्रोल हो गए, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, ये सब सारी चीज़ें हमको आसाम और गुजरात से मिल सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पेनिनसुला प्लेट्यू, जो हमारा अ, इंडिया का सेंट्रल पार्ट है। ये क्या है सारा, ये पेनिनसुला प्लेट्यू है। जैसे झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे एरिया कोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। माइका का प्रोडक्शन देखेंगे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना, राजस्थान में इसका प्रेजेंस ज़्यादा है। ठीक है। कोयला हमको ज़्यादातर झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाए जाएंगे। अब ये मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो वेरिएशंस आ रहे हैं, कहीं ज़्यादा मिल रहे हैं, कहीं कम मिल रहे हैं, ये क्यों है? क्योंकि हमारा जो इंडिया का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जोग्राफिकल प्रोसेस है, वो अलग अलग है। टाइम के हिसाब से इवॉल्व होता है। जैसे पेनिनसुला प्लेट्यू है, सबसे पहला रॉक जो इंडिया में फॉर्मेशन हुआ था, क्या, पेनिनसुला रॉक था। इसलिए हम कह सकते हैं ओल्डेस्ट रॉक्स इन इंडिया डिराइव फ्रॉम द पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है। जो सबसे ओल्डर रॉक है वो सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स में हमको कौन कौन से मिनरल्स मिलेंगे, पेट्रोलियम मिलेंगे, कोयला मिलेगा, माइका मिलेगा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ में हम पढ़ेंगे माइनिंग के बारे में। ठीक है। तो माइनिंग के पहले एक टॉपिक का यहाँ पे इंडिया का मैप है। ये जो ये येलो पार्ट जितने देख रहे हैं, ये मिनरल्स के एरिया है, मिनरल डिपॉजिट के एरिया है। ठीक है। ये वाला एरिया कौन सा है, आसाम है। ठीक है। ये गुजरात हो गया। ठीक है। राजस्थान हो गया। ये सारे छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, देखो, है ना। यहाँ पे सी जो लिखा हुआ है, ये सारे कोयला है ना, कोल डिपॉजिट्स हैं। ठीक है। अलग अलग रीजन पे अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके। तो टुडे वी विल एंड अप दिस सेशन। Next, we will discuss about the mining in the part fifth of this series, minerals and energy resources. Thank you.